नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पटना यूनिवर्सिटी लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है संडे संवाद के इस कार्यक्रम में। और इसकी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपको हम पहले ही सूचित कर चुके हैं कि आज हम बीपीएससी में चयनित छात्रों और पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ आज हमारे को होस्ट के रूप में उपस्थित हैं अकील इमाम खान। अकील इमाम खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वैभव। जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जैसे पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है कि हमेशा जो प्रशासनिक सेवा में वहाँ से सफलता के नए नए कीर्तिमान गढ़े गए हैं, उसी लेगेसी को इस बार भी कंटिन्यू करते हुए हमारे यूनिवर्सिटी से अच्छी खासी 14 सफलता मिली है। उसमें से दो बहुत ही रिस्पेक्टिव जो उसी यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये निहारिका मैम यहाँ प्रेजेंट हैं, जो ज्योग्राफी फैकल्टी की हैं, असिस्टेंट वहाँ टीचिंग करती हैं। और रितेश सर भी मौजूद हैं, वो भी पीजी डिपार्टमेंट के ज्योग्राफी में ही वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी इस बार बीपीएससी फाइनली क्रैक किया है। तो हम अभी उनकी सफलता का जो भी बीपीएससी से रिगार्डिंग है, हम समझेंगे कि किस तरह से सफलता उन्होंने पाई है, ताकि हमारे जो एस्पिरेंट हैं, जो बिहार के छात्र हैं, पटना यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, देखें और कल हो कि उनका भी चयन हो। तो चूंकि इस कार्यक्रम में कुछ दो जो छात्र हैं जो पटना यूनिवर्सिटी से रहे हुए हैं, उनका भी वो भी आने वाले, जिसमें प्रकाश जी अभी दिख रहे हैं, और एक और शिखा जी अभी प्रेजेंट नहीं हो पाई हैं। तो हम कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं निहारिका मैम से ये पूछूंगा कि ये बीपीएससी, क्योंकि एज ए आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी है वहाँ पे, और बीपीएससी आपका जो बेसिक जो बैकग्राउंड क्या रहा है एकेडमिक के, वो बता दीजिए। और बीपीएससी देने का क्या, क्यों मन में ऐसा आया कि बिहार प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए, और कौन सा ये आपका अटेम्प्ट था? तो ये सवाल रितेश सर से भी होगा। पहले मैं मैम से शुरू करना चाहूंगा। मैम। जी जी, सबसे पहले तो थैंक यू मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। और वेलकम। मेरा नाम हुआ निहारिका नारायण। अभी फिलहाल तो मैं पटना यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के रूप में हूँ। अभी मेरा सिलेक्शन जो है 64 बीपीएससी में एज एन लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हमारा हुआ है। और ये हमारा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। जैसा कि आपने बोला कि बीपीएससी कैसे देना, मतलब ये बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं सर्विस कमीशन की ओर जाऊं। इसी दौरान फिर आगे पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए घर से मुझे सलाह मिली कि नहीं, एमए भी कर लेना चाहिए, आगे ये भी अच्छा है। तो ये एमए भी मैंने कंटिन्यू किया, और भगवान की कृपा से ये भी मेरी लाइन जो है क्लियर होते नेट क्वालिफाई किया मैंने। फिर धीरे धीरे असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने इंटरव्यू दिया, वो भी हो ही गया। तब तक मेरे इधर प्रिपरेशन चालू थी बीपीएससी यूपीएससी दोनों के लिए। यूपीएससी तो मैंने दिया पीटी एक बार, बट उधर क्वालिफाई अभी तो नहीं कर पाई हूँ पीटी। बट अब कोशिश और जोर से रहेगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस थोड़ा और हाई हो गया है, क्योंकि इधर बीपीएससी निकल चुका है। तो ऐसी यस मेरी मैम। तैयारी चल रही थी, और साथ में इसी दौरान मेरा असिस्टेंट प्रोफेशन में हुआ। बट मेरा प्रिपरेशन जो है हमेशा से ही था, क्योंकि मैं डिटरमाइंड थी कि मुझे जाना है सर्विस कमीशन में, या तो यूपीएससी या तो बीपीएससी। यूपीएससी नहीं हुआ एक बार, कोई बात नहीं, अभी बीपीएससी कर लेते हैं। तो ये डेडिकेशन एंड फोकस था, पेशेंस था, यही जो है आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। तो यही आपका है कि आप हमेशा डेडिकेटेड रहें, फोकस रहें। आप जो ड्रीम लेके चले हैं बचपन से, या एम जो है, उसी की ओर अपनी कदम बढ़ाएं, मैम। दाएं बाएं नहीं मैम हम देखें। आएंगे। मैम हम वहाँ जी जी पे आएंगे कि क्या गुरु मंत्र है आप लोगों का सफलता का राज, और आपने चूंकि फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकाला है एग्जाम, तो डेफिनेटली मैं जी। उसको क्वेश्चन है पूछूंगा। अब मैं रितेश सर को वेलकम करूंगा कि वो अपना वो एकेडमिक बैकग्राउंड सर बताए, और क्यों बीपीएससी बिहार प्रशासनिक सेवा, चूंकि टीचिंग में ऑलरेडी हैं, तो सर बताएं। सबसे पहले तो थैंक यू कि
पटना यूनिवर्सिटी लाइव। वेलकम सर। जिन्होंने कि ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और हमें यहाँ पे मौका दिया अपना अनुभव शेयर करने का। एंड मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, इनिशियली ग्रेजुएशन मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया ज्योग्राफी, और ग्रेजुएशन के टाइम ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, और यही सोच के मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चुना था। बिकॉज उससे पहले मेरा इंटरमीडिएट में साइंस था, लेकिन साइंस से आर्ट्स में स्विच करने का मेरा जो डिसीजन था वो इसी ग्राउंड पे था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। तो मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, एग्ज़ाम दे रहा था, कुछ सक्सेस भी मिली। तो मुझे 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू देने का भी मौका मिला, बट फाइनली जो है मेरा सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं हो पाया। तो साथ ही साथ मैं बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहा था, और बीपीएससी में ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। इससे पहले मैं बीपीएससी में भी 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, बट अंतिम रूप से मैं बीपीएससी में चयनित इस बार हुआ हूँ। इससे पहले 2 इंटरव्यू में मेरा चयन फाइनली नहीं हुआ था। तो ये कंटिन्यूटी मैंने मेंटेन रखी। मैं कभी भी, मुझे सक्सेस से ज़्यादा फेल्योर मिली उस टाइम पे। इनिशियली जब मैं एग्जाम्स दे रहा था यूपीएससी एंड बीपीएससी, तो इनिशियल मुझे फेल्योर ही मिले, लेकिन मैंने कभी होप नहीं खोया एंड कंटिन्यूटी मैंने मेंटेन रखी। तो ये जो कंटिन्यूटी है, उस कंटिन्यूटी का ही परिणाम है कि आज जो है मेरे सामने सफलता आई है। यस सर। प्रकाश जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? प्रकाश जी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्रकाश जी आप बताएंगे? आवाज जा रही, शायद तकनीकी व्यवधान है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ने वाली थी, पटना लॉ कॉलेज की छात्रा रही हैं और इस बार उनका भी बीपीएससी में चयन हुआ है, शिखा सिंह जी। वो भी किसी कारणवश अभी तक जुड़ नहीं पाई है। हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए अगला जो मैम से क्वेश्चन है कि मैम ये जो बीपीएससी का जो एग्जाम का जो स्वरूप है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, इस दौरान पीटी के लिए जो एक स्ट्रेटजी होती है वो अलग होती है, मेंस के लिए भी एक अलग अप्रोच होता है और इंटरव्यू के लिए। तो मैम ये तीनों चीज़ें को आपका क्या किस तरह से रहा है, किस तरह से, क्योंकि एज ए टीचिंग करते हुए आपने इसको बैलेंस बनाया, और वो थोड़ा संक्षिप्त में ये चीज़ें बताएं हमारे जो भी लोग देख रहे हैं, ताकि उनको भी आइडिया हो कि किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाती है प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए। आपका जो पर्सनल अनुभव रहा है। जी जी, पर्सनल अनुभव तो मेरा ये रहा है कि मैं अगर ज़्यादा बोलूँ तो मैंने ज़्यादा बुक्स एक्सप्लोर नहीं किए, मैं ज़्यादा बुक्स नहीं रीड की हूँ, क्योंकि मैं जैसे 2016 में मेरा एमए कंप्लीट हुआ तो मैं इस तरफ भागी और अपना स्टडी कंटिन्यू रखी। और ये जो था ना, तुरंत करंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं इसे अपडेट रखना, क्योंकि आजकल अब पीटी में जो आपको फैक्ट्स आते हैं, तो फैक्ट्स जो है, जब भी जो चीज मैं पढ़ना स्टार्ट की, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख बीपीएससी का कि ये बीपीएससी का क्या पैटर्न है, तो आप जो है ना लिए कुछ 1-2 साल पीछे आप जो है ओल्ड बीपीएससी का पीटी का क्वेश्चन देख लो। बेसिकली कुछ क्वेश्चन तो मैच भी कर जाते हैं आपके, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी बन जाएंगे, और कुछ करेंट से रिलेटेड होते हैं जिसमें फैक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग अगर मेंस की ओर जाते हैं तो मेंस हमारा आपका एक ओवरऑल अप्रोच होता है, आपके लिखने की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, हाउ यू कैन राइट, हाउ यू कैन एनालाइज द थिंग्स, ठीक है। वहीं अगर कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आपके माइंड को तुरंत वहीं पे काम करना है, रटा रटाया चीज वहाँ आएगा नहीं, तो इसके लिए आपको ओवरऑल जब तक सारी चीजों का पता नहीं होगा आप वहाँ आंसर फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा प्रिपरेशन जो है मेंस का पीटी के टाइम से ही शुरू हो जाता है। बस लास्ट के कुछ टाइम जो होते हैं ना पीटी के लिए, वो 1-2 महीने हम दे देते हैं कि पीटी को कि हाँ ठीक है, ये फैक्ट्स रिलेटेड चीज जो है हमें पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए आगे पुशअप करेगा। तो वो लास्ट के 2 मंथ्स जो है पीटी पे फोकस करते हैं हम सब। मेंस की प्रिपरेशन और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन साथ ही में होती है, ठीक है। तब हम आगे जब मेंस जाते हैं तब हमारा ओवरऑल जो अप्रोच होता है वो हमारा मेंस आंसर राइटिंग में काम आता है। और यही जो हमारा होलिस्टिक स्टडी है, हमारा एक्सपीरियंस है, ये आपको इंटरव्यू में काम आता है, ठीक है। यही आपको चीज इंटरव्यू में आप किस तरह से चीजों को एनालाइज कर रहे हो, दूसरों से अलग कैसे आप बन सकते हो,
क्योंकि नॉर्मल तो सब कर देंगे ना, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बनना पड़ेगा। जी यस सर। जी रितेश सर से मेरा ये प्रश्न है कि सर सिविल के परीक्षाओं में माध्यम मीडियम जो है कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आप किस माध्यम से परीक्षा दिए थे? ये मेरे लिए जो है इसका जवाब थोड़ा सा मिला जुला है, क्योंकि मेरा दोनों मीडियम रहा है। मैंने यूपीएससी के एग्जाम्स दिए हैं इंग्लिश मीडियम से, जबकि बीपीएससी के एग्जाम्स मैंने हिंदी मीडियम से दिए हैं। तो जहाँ तक यहाँ पे माध्यम का प्रश्न है चयन में, तो माध्यम का फर्क ये पड़ता है कि इंग्लिश मीडियम में मटेरियल्स काफी अच्छे और काफी इजीली अवेलेबल है, क्वालिटी मटेरियल। हिंदी मीडियम के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदी मीडियम में क्वालिटी के मटेरियल्स आपको बहुत कम मिलते हैं। और खास करके अगर हिंदी मीडियम के हिंदी के न्यूज़पेपर्स भी देखें, जो करंट अफेयर्स आज किसी भी एग्जाम का मोर देन 50% पार्ट कवर करता है, चाहे वो प्री हो या फिर मेंस हो। लेकिन यहाँ पे हिंदी के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनमें आप देखें तो उनमें जो न्यूज होता है वो न्यूज होता ही नहीं है टेक्निकली, जो हमारे काम का हो। अगर आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस के साथ कंपेयर करें, तो एडिटोरियल का पेज में बहुत चीजें नहीं होती, बहुत साधारण सी बातें होती है, इतना डिटेल रिव्यू और एनालिसिस जैसे आर्टिकल्स नहीं आते हैं ताकि हमारा थॉट प्रोसेस उस डायरेक्शन में डेवलप हो सके। तो ये एक बड़ी समस्या है कि हिंदी मीडियम में क्वालिटी मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होते, और जिसकी वजह से जो है हिंदी मीडियम वालों के आंसर्स और इंग्लिश मीडियम वालों के आंसर्स में बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। मैं पिछले 5 साल से टीचिंग में हूँ, जुड़ा हुआ पटना यूनिवर्सिटी से, और जब भी मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स के कॉपी नोट्स देखता हूँ, तो जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनके नोट्स में काफी डिफरेंस होता है इसी बात को लेकर के। क्यों? क्योंकि उनके मटेरियल जो है हिंदी मीडियम के, वो मटेरियल उतने रिच कंटेंट नहीं रखते जितना कि इंग्लिश मीडियम के मटेरियल्स में होता है। तो डेफिनेटली मीडियम से फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन मेरा है कि मैंने बिहार में जब बिहार में मैंने बीपीएससी देना शुरू किया था, तो मैंने हिंदी इसीलिए चूज किया था मीडियम, क्योंकि जब मैं दिल्ली से पटना आया था तो उस टाइम में बीपीएससी के मटेरियल्स, बिहार स्पेसिफिक मटेरियल्स इंग्लिश में अवेलेबल नहीं थे। अब जो है कुछ मटेरियल्स इंग्लिश में अवेलेबल हो गए हैं बिहार के स्पेशल्स, लेकिन जिस टाइम में मैं आया था आज से 4 साल 5 साल पहले, तो उस टाइम में हिंदी मीडियम में बिहार स्पेसिफिक मटेरियल्स तो काफी अवेलेबल थे, लेकिन इंग्लिश मीडियम में बिहार के स्पेशल मटेरियल अवेलेबल ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इतना मेहनत कौन करे इंग्लिश हिंदी का, तो चलो हिंदी ही ले लेते हैं, क्योंकि हिंदी मेरी भाषा रही है, स्कूलिंग मेरी हिंदी मीडियम से हुई है, तो मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में से समान रूप से पकड़ है, तो मैंने यहाँ पे हिंदी चुना। लेकिन हाँ, ये डे टू डे फर्क पड़ता है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें और हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ें, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि हिंदी मीडियम क्यों पिछड़ रहा है। जी जी सर, ये मानते हैं कि अभी भी हिंदी उसका मार्क्स पर असर पड़ता है परफॉर्मेंस पर बीपीएससी में? माध्यम का प्रश्न समझ नहीं आपका पाया जी। माध्यम का मैंने कहा ना कि सर, ये अभी भी मानते हैं कि ये मीडियम रोल प्ले कर रहा है अभी भी, कि जो हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं बीपीएससी में? ये कहना गलत होगा कि हिंदी माध्यम को कम मार्क्स आते हैं, ये कहना गलत है। मैंने कहा कि इसकी वजह ये है कि हिंदी माध्यम के छात्र उतने क्वालिटी के मटेरियल से रूबरू ही नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से इनकी लेखनी उस स्तर की नहीं हो पाती है जिस स्तर की लेखनी इंग्लिश मीडियम के छात्रों की हो पाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है बहुत ज्यादा। तो ये माध्यम बाधा नहीं है, बल्कि बाधा ये है कि कंटेंट की अवेलेबिलिटी। अगर हिंदी माध्यम में भी क्वालिटी कंटेंट मिले और छात्र अपने आंसर में उन कंटेंट को लिखे, तो छात्रों को नंबर आते हैं। और हमारे यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो बहुत सारे हिंदी मीडियम के छात्र भी हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के छात्रों के बराबर मार्क्स लाते हैं। तो ऐसा है नहीं कि ये ब्लाइंडली कह देना कि हिंदी माध्यम को कम मार्क्स आते हैं और इंग्लिश को अधिक आते हैं, ये गलत है। यस सर। सर, ये एक और ये जो क्वेश्चन है कि प्री और मेंस और किस तरह का आपका अप्रोच रहा है, किस तरह से आपने तैयारी किया, थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में बताएंगे? प्री के लिए क्या है कि प्री के लिए हाँ, प्री की स्ट्रेटजी एक क्या है कि आप स्टार्टिंग जब करते हैं कोई भी आदमी, तो हम लोग स्टार्ट प्री से ही करते हैं,
क्योंकि प्री का इसमें प्रिपरेशन करना ना अट्रैक्टिव दिखता है और वो जो है करना आसान भी है कि आप सिंपली पढ़ लेते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और ये चीजें आपको याद रह जाती है और लगता है कि चीजें हो रही है। बट रियलिटी ये है कि आपको प्री की प्रिपरेशन, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो साल भर प्री की तैयारी करते हैं और जब प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तब वो मेंस की तैयारी करते हैं, जबकि प्री के रिजल्ट आने के बाद मेंस 2-3 महीने में हो जाता है, तो आप 3 महीने में मेंस की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक जो स्ट्रेटजी होती है कि आप सिलेबस को अपने ध्यान सामने रखें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को सामने रखें और आप मेंस की पढ़ाई करें और जैसे ही एग्जाम्स आ जाते हैं सिर पे तो आप 1.5-2 महीने पहले से आप ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, जो पॉइंट्स हैं, उनको याद करना शुरू करें, क्योंकि प्री में ऐसे फैक्चुअल नॉलेज का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, वही मेंस में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। तो इसीलिए, और ये जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है इसको आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, मेंस में इसका बहुत ज्यादा रोल है। तो प्रेजेंट करने के लिए आपको आता है या नहीं आता है जो नॉलेज आपके पास है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। और अगर ये स्किल आप में डेवलप कैसे होगी, ये स्किल तभी डेवलप होगी जब आप मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज आप सिंपली पढ़ लें, तो आप किताब आपने कोई पढ़ी तो आप सिर्फ उस किताब के राइटर का ओपिनियन लिख के आ जाएंगे आंसर में, लेकिन जब तक आप उस किताब को अपनी पढ़े हुए चीजों को अपने भाषा में नहीं लिखेंगे तो आप अपना इनपुट नहीं दे पाएंगे। अपना एनालिटिकल स्किल से आपने जो चीजें निकाली है, निष्कर्ष निकाली है, उन चीजों को पुट करने की आदत डालनी पड़ेगी ताकि आपका आंसर जो है दूसरों के आंसर से थोड़ा डिफरेंट दिखे, थोड़ा बेहतर दिखे। तो मेंस में आपकी अप्लाइड नॉलेज की ज्यादा जरूरत है, जबकि प्री में, खास करके बीपीएससी के प्री में फैक्चुअल नॉलेज की ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो प्री के लिए जो है हमारी स्ट्रेटजी यही होती थी कि हम लोग प्री की तैयारी नहीं करते थे, हम लोग प्री की तैयारी एग्जाम से 1.5 महीने पहले शुरू करते थे और जो भी फैक्चुअल नॉलेज होते थे, जो फैक्चुअल पॉइंट्स होते थे, उनको रिवाइज करते थे और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स बनाते थे ताकि एक्यूरेसी और स्पीड आ जाए। तो प्री का प्रिपरेशन जो है 1.5 महीने का होता है, लेकिन मेंस का प्रिपरेशन जो है ये आपका सालों भर चलने वाला प्रोसेस है। या आप किसी भी न्यूज को कैसे पढ़ते हैं, उसका हर एंगल से एनालाइज करने की अगर आपको आदत हो जाती है तो ये इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए। और यही स्किल जो है, ये जो एनालिटिकल स्किल है, यही आपको बाद में चल के इंटरव्यू में भी काम करती है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपका ओपिनियन पूछा जाता है। तो ये ओपिनियन जो है ये डेवलप होता है इसी दौरान जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। जी सर। सर एक प्रश्न हम निहारिका मैम से लेना चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों ही आदमी शिक्षक हैं और इस बार जैसा कि हम देख रहे हैं टॉप 10 में कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के जो बच्चे हैं वो अपना जगह बनाने में सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आज दिन में हमारे साथ जो बिहार के टॉपर हैं यूपीएससी के वो थे, तो वो उन्होंने भी कुछ बताया, लेकिन हम आप दोनों आदमी का व्यू जानना चाहेंगे। सबसे पहले निहारिका मैम। आवाज कट रही है। हेलो मैम, उन्होंने पूछा है कि जो ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के बच्चे हैं थोड़ा इस बार पिछड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार मैथ्स के टॉपर का एक थोड़ा सा मार्केट में चर्चा है कि, तो ऐसा क्या आप मानती हैं कि अभी जो रिजल्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं वो लोग ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स वाले, साइंस वाले स्टूडेंट से, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनसे पिछड़े हैं? ये आपका ओपिनियन? आवाज सुन पा रही हैं रितेश सर? आप ही अगर आप सुन पा रहे हैं थोड़ा बताएंगे। हाँ, देखिए ये जो रिजल्ट आया है अभी उसमें आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आया है तो उसमें जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और टॉपर्स जो है सारे के सारे मैक्सिमम जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो ये जो है डेफिनेटली ये क्वेश्चन मार्क उठना जरूरी है कि क्यों ह्यूमैनिटीज के छात्र पिछड़ रहे हैं और टेक्निकल बैकग्राउंड के छात्र जो है इतना उभर के आ रहे हैं। तो इसके पीछे जो एक बड़ा वजह है, कहीं ना कहीं बीपीएससी में स्केलिंग सिस्टम का ना होना, ये एक बड़ा वजह हो सकता है। क्योंकि आप जब देखेंगे कि टॉपर्स में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनका कि ऑप्शनल पेपर मैथ्स है, और मैथ्स में आउट ऑफ 300 282 मार्क्स भी आए हैं, मतलब मोर देन 90% स्कोर किया है लोगों ने। वहीं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, तो यहाँ पे
देखेंगे कि ऑन एवरेज लोगों को 150 से 200 के बीच नंबर आए हैं। तो ये जो है एक बड़ा 80, 90, 100 नंबर का डिफरेंस जो है ह्यूमैनिटीज और साइंस सब्जेक्ट के बीच में है। तो ये जो है एक बड़ी वजह है कि जो टॉप में आप नहीं देख पा रहे हैं ह्यूमैनिटीज के छात्रों को। तो ये जो स्केलिंग सिस्टम है जो कि यूपीएससी में अपनाया जाता है और बाकी स्टेट्स में भी अपनाया जाता है, अगर स्केलिंग सिस्टम को अपनाया जाए तो इस असंगतता को, विसंगति को दूर किया जा सकता है। पहले ये अभी हम लोग यूपीएससी में ऐसा चलता था कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेडिकल लोग, साइंस बैकग्राउंड हमेशा बढ़त रहता था, लेकिन अब यूपीएससी में भी हम इस तरह की चर्चा इस बार हो रही है। मैम से मेरा क्वेश्चन है कि मैम आपने क्या कोचिंग लिया था, और कोचिंग अगर लिया था तो क्या उसका कोचिंग का रोल होता है? अगर नहीं कोचिंग अवेलेबल हो पाता है तो आज के ऑनलाइन एजुकेशन से कैसे उसकी भरपाई करके सक्सेस प्राप्त किया जा सकता है? तो मैम ये चीजें उस पर आप अपना ओपिनियन दें। है, आवाज आ रही है? हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं। हाँ यस हाँ मैम। हाँ, जैसा आपने पूछा, हाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था दिल्ली में, मैं भी थी 1 साल वहाँ पे, मेरा प्रिपरेशन चला। वहाँ मेरा प्रिपरेशन, मुझे तो कोचिंग से काफी फायदा मिले, मतलब काफी मुझे बेनिफिट्स हुए। मैं मतलब था, ठीक है, मैं पहले से डेडिकेटेड थी कि मुझे ये चीज करना है, बट कभी मैं इस तरफ अपना जो है कदम नहीं उठा पाई थी, क्योंकि मैं एकेडमिक लाइन को ही अपने पहले मैंने सोचा कि इसको अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, है बीए है, एमए है, मैं वहां पे थी तो हमेशा डिस्टिंक्शन में ही रही, तो मेरा कभी ध्यान इधर उधर नहीं। मैं सोची पहले एकेडमिक कर लेती हूँ तब फिर मैं आऊंगी, बट मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि हाँ मुझे इधर आना है, और बैकग्राउंड में वो प्रोसेस चल रहा था मेरा, ठीक है। फिर जब दिल्ली गई तो मेरा ये प्रोसेस इनिशिएट हुआ, फिर मैं उसे इम्प्लीमेंट की, फिर मैं और जो मैं इम्प्लीमेंट की फिर मुझे वो फाइनली सक्सेस मिला भी मुझे। बट ये बोलना कि बिना कोचिंग के नहीं पाएंगे, ये गलत है। बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना कोचिंग ज्वाइन किए भी, आप देख सकते हो कि कितने, आप सुनोगे कि कुछ गरीब के बच्चे हुए, या जो अभी सुन सुन रहे हैं जो एक सेलर थे उनके बेटे मतलब ऐसे निकाले हैं, क्वालिफाई किए। तो वो लोग भी ऐसे, आपको कोचिंग वगैरह नहीं, वो लोग अपनी डेडिकेशन करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको करना है कि हाँ तो मैं ये क्वालिफाई करूंगी, और आजकल ऑनलाइन तो सब कुछ अवेलेबल है, इवन आपको ऑनलाइन हर कोर्स भी मिल जाएगा। आपको कोई एक टॉपिक में भी प्रॉब्लम है, अगर एक टॉपिक, नॉट अ होल सिलेबस, अगर एक टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब खोलो, आप गूगल सर्च करो, आप सारा डिटेल मिल जाएगा आपको। तो ये केवल कोचिंग पे डिपेंड होने से निकलेगा, ये गलत है। आपका खुद का डेडिकेशन, खुद का जो फोकस है, ठीक है, आपका एक खुद का एम कि हाँ ये करेंगे, चाहे जो भी हो, जो भी जैसे भी प्रॉब्लम हो आप कर लोगे। और बाकी अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो ना, तो आप देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा हेल्प मिल आसपास से, आपके टीचर्स होंगे या आपके अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे जो इस चीज से रिलेटेड है। अगर आप सच में इस ओर बढ़ना चाहते हो, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं जैसे आगे बढ़ना चाहती थी तो मुझे कुछ अच्छे टीचर से हेल्प मिले, मेरे अच्छे फ्रेंड्स बने जो मुझे इस ओर आगे सक्सेस दिलाने में मुझे मदद किए। ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। तो बिना कोचिंग का भी ऑनलाइन से जो मटेरियल वहाँ से फायदा उठाया जा सकता है और सक्सेस भी हो जा सकता है। शिखा जी, आपका वेलकम है। आप लेट ज्वाइन कर पाई, और आप तो सीनियर हैं हमारे लॉ कॉलेज की, और मैं आपको देखता हूँ कि आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती रहती हैं एनएसएस एक्टिविटी में। और ये प्राइड की बात है कि लॉ कॉलेज से आपका, ये पटना यूनिवर्सिटी से आपका ये सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत सी, चूंकि लेट ज्वाइन की है, सबसे पहले आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड शॉर्ट में बता दें किस तरह से, और ये बीपीएससी में क्या आपका क्या रैंक है, और बीपीएससी क्यों जो ज्वाइन किया, चुना? आप लॉ भी कर रही हैं साथ में। श्योर वैभव। सबसे पहले तो जितने भी इनवाइटी हैं यहाँ पे, सबसे पहले मेरा विश सबके लिए, और जो भी पार्टिसिपेंट है, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर। देखिए, मेरा स्कूलिंग पटना से ही हुआ, कृष्णा निकेतन स्कूल से। उसके बाद वहाँ से बीटेक कंप्लीट हुआ, एक प्राइवेट फर्म में ज्वाइन किए। उसके बाद फिर लगा कि नहीं कर सकते हैं प्राइवेट में कंटिन्यूस, मेरा कुछ पर्सनल रीजन था उसके लिए। फिर पटना आए, और हमेशा से एक था कि सिविल सर्विसेज में जाना था, तो बस मौका भी था, लगा भी कि अब लग जाना चाहिए, तो फिर इस प्रैक्टिस में लग गए अपने एग्जाम्स के।
और मैं लॉ का भी स्टडी में इसलिए हुआ है क्योंकि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, अगर कुछ अच्छे से करना काम वहाँ पे, तो आपको लॉ नॉलेज होना तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और पटना लॉ कॉलेज आप जानते हो कि ये बहुत हेरिटेज कॉलेज है, इट्स मोर देन 100 years ओल्ड, तो इसका हिस्ट्री काफ़ी अच्छा था। मेरे फादर ने रिकमेंड इसका एग्ज़ाम दो और यहाँ के टीचर से लॉ पढ़ने का मौका मिलता है तो इट विल बी अ वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। ये आपने कोई पीटी मेंस और इसके लिए क्या अप्रोच रहा है शिखा जी आपका, कि पीटी के लिए किस तरह से तैयारी और मेंस के लिए, और कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये जी वैभव, मेरा प्रीलिम्स निकालने का एक रहता था ना तरीका कि सबसे पहले तो जो कोर सब्जेक्ट होता है ना, हम उसका फर्स्ट रीडिंग ज़रूर कंप्लीट कर लेते हैं। और प्रिपरेशन का जो 2 सबसे पार्ट रहता है वो न्यूज़पेपर पर डे का होता है, पढ़ाई हो ना पर डे का रहता है। सेकेंडली मेरा पर्सनल अफेयर का, सो दैट एग्जाम के एक वीक पहले या एक दिन पहले उससे गो थ्रू हो जाए। उसके बाद टेस्ट लगाना या मॉक इंटरव्यूज देना, वो सारा थोड़ा रहता था। आपने कोचिंग कोई लिया था? सॉरी, कोचिंग ज्वाइन किया था कोई या सेल्फ स्टडी से क्रैक किया? कोचिंग, ओके। हाँ वैभव, देखिए क्या है ना कि मेरा प्रीलिम्स बिना किसी कोचिंग के निकला था, लेकिन उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था क्योंकि मेरा मेंस देने का एज सच कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। बट वही है कि वहाँ एक मेरा मिस्टेक था क्योंकि स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहिए। वो 2 महीने में मेंस के लिए फ्लो नहीं आता है वो। तो जो भी एस्पिरेंट है ना, जो भी सुन रहे हैं, उनको तो मेरा बस यही कहना है कि आप जब तैयारी करो मेंस का भी साथ में करते रहो, क्योंकि डिफरेंट नहीं रहता है सिलेबस वही है, बस प्रीलिम्स है कि एमसीक्यू टाइप है, मेंस आपका थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, बट साथ में ही तैयारी करना चाहिए। तो ट्यूशन हम लिए थे 1 साल के लिए, उसके बाद सेल्फ स्टडी से ही आगे पूरा किया। एक मेरा प्रश्न है रितेश सर से। रितेश सर का है कि आप शिक्षक हैं तो एक प्रश्न की वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, फिर से एक बार रिपीट कर देंगे? अभी पूछ ही रहे क्वेश्चन। रितेश सर से है। रितेश सर शिक्षक हैं तो रितेश सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो सिलेबस हमारे बीपीएससी प्रिपरेशन में कितना हेल्पफुल करता है? देखिए, जो यहाँ का ग्रेजुएशन का सिलेबस है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के सिलेबस मैंने देखे हैं सारे सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट, और ज्योग्राफी में पढ़ा भी रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस जो है वो बीपीएससी के साथ मैच करता है। तो जो बीपीएससी देना चाहते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको 80 to 90% सिलेबस में हेल्प कर सकता है और करता है। तो सिलेबस का यहाँ पे इशू नहीं है। यूपीएससी के साथ डिफरेंस बढ़ जाता है सिलेबस के टैली करने में, लेकिन बीपीएससी के साथ आप ऑलमोस्ट 90% तक चीज़ें सिमिलर हैं जो पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। सर इसमें एक और मेरा क्वेश्चन है कि जो पढ़ाई का जो स्तर है हमारे यूनिवर्सिटी का, तो उस यूनिवर्सिटी जो लेवल है, क्या उससे सेल्फ स्टडी से बिना विदाउट कोचिंग हम क्रैक कर सकते हैं? क्या हम सक्षम हो पाते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, जो हमारे यूनिवर्सिटी का भी एकेडमिक जो टीचिंग जो क्वालिटी है? देखिए ये बड़ा सब्जेक्टिव, हाँ ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये हर डिपार्टमेंट में ये सिचुएशन एक जैसी नहीं है, हर डिपार्टमेंट की परिस्थिति अलग अलग है। कुछ डिपार्टमेंट्स में टीचर्स भी नहीं है। मैंने न्यूज़ में इधर ही पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे एक ही टीचर है और डिपार्टमेंट चल रहा है। तो जहाँ पे टीचर्स की कमी है, रिसोर्स की कमी है, तो वहाँ पे डेफिनेटली जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है कहीं ना कहीं डिग्रेड हुआ है। लेकिन फॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं कि हमारे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में हम लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये समस्या नहीं रही है अभी तक, तो ये समस्या नहीं रही है। और इसी का परिणाम है कि हर साल जो है यहाँ से जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लोग क्वालिफाई करते रहे हैं। और हम लोग जैसे नए लोग जब जुड़े हैं पटना यूनिवर्सिटी से, तो हम लोग की कोशिश यही होती है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो कोशिश यही होती है कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएं लोगों को, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस पा सके। क्योंकि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, ग्रेजुएशन सिंपली आप कर लेते हैं तो वो कोई मीनिंगलेस चीज़ है, क्योंकि आज के डेट में सिर्फ ग्रेजुएशन बीए करने के बाद आपको कहीं पे कोई जॉब नहीं मिलती।
तो आप साथ में अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए हम लोग अवेलेबल होते हैं। और कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास के बाहर भी मेरे से कांटेक्ट में रहते हैं और हमेशा मेरे से डिस्कस करते रहते हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए। तो कई सारे लोग ने इस डायरेक्शन में सक्सेस भी मिली है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो या फिर बीपीएससी का एग्जाम हो। तो कई सारे लोग इस चीज़ में हैं और हम लोग को खुशी होती है जब स्टूडेंट जो है क्लास के अलावा इस चीज़ में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हमें ये कंपटीशन क्वालिफाई करना है। तो ये एक तरफ से नहीं होता है, आपको दोनों तरफ से देखना होगा कि टीचर क्लास में कहीं ना कहीं बंधे होते हैं कि उनको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरी तरफ एज ए स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि आपको कंपटीशन करना है, तो आप अपने टीचर को कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास के बाहर एक्स्ट्रा हेल्प के लिए, और आपको टीचर हेल्प करते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी में ये बड़ा अच्छा कल्चर है कि टीचर्स जो है आपको क्लास के बाहर भी हेल्प करते हैं कंपटीशंस के लिए। तो डेफिनेटली इससे मदद मिलती है लोगों को। यही कारण रहा है कि रिजल्ट हमेशा वहाँ से होता आया है। एक आपके छात्र पूछ रहे हैं कि सर जॉब के बाद भी पढ़ाइएगा ना? हाँ, एक्चुअली क्या है कि मेरा टीचिंग मुझे बहुत पसंद है, मुझे मजा आता है। टीचिंग मेरे लिए काम नहीं है, ये मतलब मेरे लिए फन है। तो मुझे टीचिंग में मजा आता है और मैं चाहूंगा कि मैं टीचिंग से जीवन भर जुड़ा रहूं। तो अगर मैं जॉब ज्वाइन भी कर लेता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वीक में एक भी वीडियो बना करके जो है मैं अपलोड करूं, ताकि जो भी लोग जो है जो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन ही सही, लेकिन मैं पढ़ाई से जुड़ा रहना चाहूंगा। ये मेरी कोशिश रहेगी हमेशा। ओके सर, थैंक यू। निहारिका मैम, आपसे क्वेश्चन है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? ज्योग्राफी था या कुछ और था? और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए क्या पैरामीटर होना चाहिए ताकि, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट का काफी अच्छा परफॉर्मेंस होता है, तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है जो न्यू बिगिनर है, जो शुरू करते हैं। तो मैम थोड़ा इसमें बताएंगे। जैसा कि मैंने बीए और एमए दोनों ज्योग्राफी से किया है, तो मेरा ऑप्शनल ही था। और ऑप्शनल के लिए एज सच मुझे बहुत ही ज़्यादा ये ऐसे मेहनत नहीं करना पड़ा, मैं सच बोलूँगी, क्योंकि मैंने बताया कि मैं पहले एकेडमिक में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, एमए हो, बीए हो या एमए हो। तो मेरा ये कोशिश था शुरू से, तो एक प्रॉपर था कि हाँ मुझे ज्योग्राफीज में के मेरे नोट्स भी मेरे पास थे, बीए के और मास्टर्स के। और अभी रितेश भैया ने बताया कि जो सिलेबस है हमारा मैच करता है बीपीएससी से, तो मुझे ज़्यादा इस चीज़ में ना टफ नहीं लगा कि मुझे ज्योग्राफी के लिए कुछ अलग से एफर्ट करना। हाँ, करंट के लिए कुछ भी, आप करंट के लिए ऑलवेज रेडी रहती थी कि करंट इंटरनेट के थ्रू, लेकिन जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, आपका कंसेप्ट है, वो तो मेरा बीए और एमए मुझे काफ़ी उसमें हेल्प मिली उस ढंग से, बीए और एमए से ही मेरे मास्टर सब्जेक्ट्स। और जो रहा आप, और खास करके बीपीएससी में क्या है ना कि आप ऑप्शनल बहुत इजी है करना मेंस का। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सिलेबस खोल के देखो, पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक दिए हुए हैं, आप केवल वो टॉपिक ही प्रिपेयर कर लो, आपका मेंस क्लियर हो जाएगा ज्योग्राफी का। और आप उसी टॉपिक पे ही फोकस कर लो, और थोड़ा सा लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक देखो, आपका बिना कोई डाउट, ज्योग्राफी हो या कोई भी ऑप्शनल हो, आप अगर अपने ग्रेजुएशन से ही उस पर फोकस रह रहे हो कि हाँ मुझे आगे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आप अपने को डिसाइड करो, उस चीज में ज्यादा फोकस करो, क्योंकि बीए से इसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। नए लोग अगर चुनते हैं तो क्या आधार होना चाहिए? यही क्वेश्चन मैं नए लोगों के, अच्छा, नए लोगों के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप, हाँ, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हो, तो अभी तो देख ही रहे हो रिजल्ट में सारे मैक्सिमम ज्यादा परसेंटेज साइंस बैकग्राउंड से ही आए हैं लोग। उन्हें क्या है, वो जो है ना अपना वो साइंस टेक्निक जो है वो थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं इसमें, उनके में थोड़ा होता है पहले से ही, अगर वो साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो। और उनको क्या है ना कि वो चीजों को जल्दी मतलब साइंटिफिक टेक्निकल रूप में लेते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो साइंस वाले लोग और आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा, आपको बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं कि आपको वीडियोस आ जाएंगे, फिर आपको एप्लीकेशंस बहुत सारे टीचर्स अपने लॉन्च किए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स है, ह्यूमैनिटीज, आपको ये सारे लोगों को है कि हाँ आप अपने बीए से ही कंटिन्यू रखो अपने स्टडीज को। बीए मतलब आप
सोच रहे हो कि यस मुझे जाना है, तो माइंड प्रिपेयर कर लो कि ओके ऑप्शनल ये रहेगा, और सिलेबस खोलो बीपीएससी का, और उसी बस टॉपिक वाइज उसे स्टडी करो। ज्यादा टफ नहीं है बीपीएससी में, ज्यादा टफ। और यहाँ तक कि ऑप्शनल तो ज्यादा इजी है, कि ऑप्शनल आप सिर्फ पॉइंट टॉपिक वाइज स्टडी करो। पूरा सिलेबस दिया है, उससे आउट ऑफ सिलेबस आने से रहा आपको। सिलेबस खोलो, अपना नोट्स प्रिपेयर करो, दैट्स इजी हो जाएगा आपका। ज्यादा टेंशन लेने की थैंक यू मैम। जरूरत ये नहीं है। रितेश सर, यस मैम, रितेश सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या जी था और क्या मापदंड होना चाहिए, पहला चीज जो ध्यान रखना चाहिए ऑप्शनल चुनने के लिए, सर थोड़ा बताएं। देखिए, ऑप्शनल मेरा तो ज्योग्राफी था, और मेरा जो है बैकग्राउंड देखें तो इंटरमीडिएट में मेरा जहाँ साइंस था, वहीं ग्रेजुएशन से मेरा सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी रहा है। जहाँ तक प्रश्न उठता है कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या हो, जो नए छात्र आ रहे हैं और उनको अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना है तो वो कौन सा सब्जेक्ट चुने, तो इसका एकमात्र जवाब है कि आप बिल्कुल भूल जाइए कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा आते हैं, किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है किस मजा, किस प्यार जाता, कोई में आती है, जैसा कि 90 ज्यादा मार्क्स, 280 मार्क्स लोगों को, ये क्राइटेरिया के रहा जिसका मैथ वीक रहा हो वो मैथ सब्जेक्ट चुन ले, तो वो आत्महत्या करने के समान होगा। क्योंकि जिस सब्जेक्ट्स में मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं उसको चयन करना सही नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि जिस सब्जेक्ट में आपको मजा आ रहा है, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, पढ़ने में आनंद आता है, उस सब्जेक्ट को आप अगर चुनते हैं तो वो भले ही ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट हो, आप उसमें भी 80% 90% सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट भले ही कितना ही अंकदायी हो, लेकिन अगर उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं जाग पाया तो आप उसमें स्कोर नहीं कर पाएंगे। और इसका उदाहरण मैं खुद के रूप में देता हूं। जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम में यूपीएससी में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे। ज्योग्राफी तो मुझे शुरू से पसंद था, ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट एक ऑप्शनल था, लेकिन जब दूसरा ऑप्शनल चुनने की बारी आई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। और उस टाइम में यूपीएससी में जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डंका बजता था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत रिजल्ट होते थे, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, तो मैंने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे मजा नहीं आया, मैं पढ़ता तो था लेकिन मजा नहीं आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे ज्योग्राफी में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एवरेज मार्क आते थे, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह रही कि मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया मैंने। तो इसीलिए मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप अधिक अंकदायी सब्जेक्ट को चुने, मैं कहूंगा कि आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को चुने। क्योंकि जिस प्रकार मेरा जैसे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तो मैं ज्योग्राफी को पिछले 10 साल से पढ़ रहा हूँ और मुझे कभी ज्योग्राफी बोरिंग नहीं लगा। आज भी मुझे ज्योग्राफी पढ़ने में अच्छा लगता है, मैं कभी बोर नहीं होता। तो ये खासियत होती है, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, बल्कि आपके मैच्योरिटी की भी टेस्ट होती है। और मैच्योरिटी इन द सेंस कि आपके पैसेंस को टेस्ट किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, एक एग्जाम को कंप्लीट होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। जो करंट 64वीं का रिजल्ट आया है, इसके नोटिफिकेशन आने से अगर फाइनल रिजल्ट आने तक का सफर देखें तो ये 3 साल का हो चुका है पूरा। तो इतना लंबा टाइम आपको पैसेंस बना के रखना होता है, और इतने लंबे टाइम तक किसी ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो, ये आपको बहुत तकलीफ दे सकता है। इसीलिए विषय हमेशा ऐसा चुने कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आपको मजा आता हो। और कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ा है, मजे लेकर पढ़ा है और अप्लाइड एप्लीकेशन करके उसका आंसर लिखा है, तो आपको उसमें आउटस्टैंडिंग नंबर आएंगे। ये सब्जेक्ट की बाधा नहीं है कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लो स्कोरिंग होता है। हिस्ट्री में भी इस बार के मार्क्स देखे तो कुछ लोगों को बहुत अच्छे नंबर आए, तो इसीलिए मार्क्स भी सब्जेक्ट में आ सकते हैं, आपका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। जी सर, ये आपने 3 साल बोला ना, तो मैं ये ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि 3 साल में या जो भी बीपीएससी का इतिहास रहा है, हमेशा लंबा टाइम अंतिम जो रिजल्ट आता है परिणाम वहां तक, तो इसमें जो एस्पिरेंट है किस तरह से अपनी मोटिवेशन लेवल को बरकरार रखें, क्योंकि ये थका देने वाली प्रक्रिया रहती है। कहीं ना कहीं
मानसिक हरासमेंट होता है, कुछ लोग जॉब में रहते हैं, कुछ लोग स्टडी लीव में रहते हैं। तो थोड़ा आप बताएंगे, आप तो जॉब ऑलरेडी टीचिंग में थे, लेकिन जो लोग नहीं हैं उनके लिए किस तरह से चीजें बताएंगे कि अपने आप को चार्ज रखें, मोटिवेट रखें, ताकि एग्जाम में वो डटे रहें। ये सबसे मुश्किल पार्ट है बीपीएससी के प्रिपरेशन का। मतलब पढ़ना उतना मुश्किल काम नहीं है, 3 साल पैसेंस रखना ये ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ाई है, जो सिलेबस है, वो सिलेबस काफी छोटा भी है और आसान भी है, तो इसको करना बहुत आसान है। तो क्या है कि आप जब देखेंगे कि ये जो 3 साल 4 साल का लंबा सफर होता है, तो जब मेरे से जनरली जब स्टूडेंट्स पूछते हैं, जो भी कलीग्स पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ, एक बड़ा सा फनी वे में मैं जवाब देता हूँ कि जो मिसाइल्स होते हैं हमारे पास ना, तो मिसाइल्स में एक टेक्नोलॉजी होती है, दागो और भूल जाओ। ठीक है तो फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स होते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैं कहता हूँ, इसी के बाद ये आएगा और तब तक मैं सर की आवाज नहीं आ रही। कई एग्जाम सर आपकी आवाज कट रही है। हम लोग सर को कंटिन्यू करेंगे। निहारिका मैम, आपकी आवाज सुन पा रही है मेरी? तो आपका जो एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका पर्सनल, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्जाम निकाला है, तो और किस तरह का तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, बीपीएससी के लिए? जी जी जी। या कुछ मिस्टेक हुआ जो आप मतलब जो एस्पिरेंट है उनको बताए कि ऐसा मिस्टेक नहीं करने के लिए, जो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैम बताएं। जी, इंटरव्यू एक आपका जो है ना, मेंस पीटी एंड मेंस से बिल्कुल डिफरेंट प्रिपरेशन हो जाता है। इंटरव्यू में क्या है कि आपके जो सामने बैठे होते हैं, जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आपके ओपिनियन को जानना चाहते हैं, एंड दे विल जज यू फ्रॉम योर ओपिनियन। ठीक है, मेरी इंटरव्यू तो ज्यादा देर की नहीं रही थी, 10 मिनट अराउंड, 10 to 15 अराउंड, एंड बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन द बजट। ओके, क्योंकि मेरा इंटरव्यू 2 फरवरी को था और 1 फरवरी को हमारा बजट आया था। तो आई वाज प्रिपेयर्ड कि ओके चलो, पूरा प्रिपेयर बजट मैं रीड करके गई थी और मुझे काफी हेल्पफुल भी हुआ। लेकिन कुछ चीजें जो होती है ना, आप ऐसा होता है ना कि आप फर्स्ट टाइम देते हो, आपको लगता है कि अरे पहली बार इंटरव्यू में जा रही हूँ, कैसा होगा वहां पे। मैं एकदम डरी रहती थी कि पता नहीं मैं ठीक से रिप्रेजेंट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं डर ना जाऊं। मतलब एक ये जो है ना, ये सारी चीज आपको एक इंटरव्यू बोर्ड के बाहर ये सब चीज होती है, आपके मन में एक डर होता है। लेकिन आप जब वहां जाओगे ना, तो चीजें नॉर्मल होने लगती है, चीजें नॉर्मल होती हैं। और जब आप अंदर जाते हो बोर्ड के अंदर, तो एकदम बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि हाँ, मुझे अगर आंसर नहीं आते हैं तो मैं बोल दूंगी सॉरी सर, आई कांट रिकॉल एट दिस टाइम, या सॉरी सर आई डोंट नो दिस आंसर, ऐसे करके। लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना। ठीक है, हमेशा वहां अपना एक स्माइलिंग फेस रखो, हमेशा एक स्माइलिंग फेस रखो। आपको जवाब, हाँ जी जी, आपको जवाब नहीं आ रहा है तो आप सो मत करो, आप टेंशन मत लो कि अरे सॉरी मैंने बोल दिया, अब सर क्या सोचेंगे, कम नंबर। आप सॉरी बोलो, बोलो ओके सर, एकदम बी नॉर्मल। एंड इसकी प्रिपरेशन के लिए जो है ना, हम आप ज्यादा न्यूज देखो, वीडियोस देखो। ठीक है, ये आपको आपको आइडियाज देंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे नॉलेज का टेस्ट हो नहीं रहा है, और नॉलेज से बेस्ड ये लोग ज्यादा मैक्सिमम पूछेंगे नहीं। आपके ही मतलब करंट में जो हो रहा है वो लोग पूछेंगे कि ओके व्हाट्स योर ओपिनियन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो भी आपका इशू चल रहा था, या फिर किसान आंदोलन जो चल रहा था आपको, या एनआरसी है। तो आप ये जो है ना, अपना ओपिनियन डालने की ट्राई करो। एंड ऑलवेज डोंट बी एंटी गवर्नमेंट, डोंट बी एंटी गवर्नमेंट। ठीक है, हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में रहो, अच्छे से जवाब, हाँ ये मैं बोलूंगी, डोंट बी एंटी गवर्नमेंट, क्योंकि यू आर गोइंग टू फेवर में रह करके यू आर गोइंग टू वर्क, नहीं नहीं, यू आर गोइंग टू वर्क इन दैट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको चीजों को समझना, अगर कुछ कमियां हैं तो बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आप उसको सही कर सकते हो। तो फिर वही तो है ना, आप जा क्यों रहे हो इस सर्विस में? आपको कुछ लगा ना कि हाँ ये चीज कमियां है, मैं वहां जाऊंगी, तो आप बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आप इस सर्विस में ही क्यों आ रहे हो?
आपको लोगों की सेवा करना है, सोच तो यही होती है ना कि मैं जाऊंगी वहां पे लोगों की सेवा करूंगी। तो आप बिंग एन कुछ कमियां हैं तो आप उसको सुधारो। जरूरी नहीं है कि कुछ, जरूरी नहीं है कि हाँ सब कुछ सही है, कुछ गलत है तो आप उसको सुधारो। जी यस मैम। कुछ पूछ रहे थे वैभव? बैलेंस थिंकिंग। हाँ वैभव जी। जी मैं इसके बाद हम्म। इसके बाद बैलेंस मैं पूछ अप्रोच लूंगा। अपनाना हो सर। रितेश सर बताएंगे कि आपका इंटरव्यू कैसा एक्सपीरियंस रहा, कौन कौन सी चीज़ों को इंटरव्यू के मतलब ध्यान में रखा जाना चाहिए और प्रिपरेशन के दरमियान ही, ताकि ऐसी पर्सनालिटी बोर्ड के सामने आप पेश कर सको ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए। देखिए जो सबसे रितेश सर। बेसिक चीज है जो कि आपको हम, जी हाँ जी हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। हेलो। जी 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 हाँ जी, तो यस सर। देखिए जो सबसे जी। बेसिक चीज है जो शुरू से लेकर के प्री से लेकर के इंटरव्यू तक मैटर करती है, वो चीज मैटर करती है आपका नॉलेज और आपका अपने नॉलेज में बिलीव। ठीक है, जब आपके पास नॉलेज होगी और आपका आपके नॉलेज में बिलीफ होगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर रहेगा। और इंटरव्यू में आपसे नॉलेज की उम्मीद नहीं की जाती, आपके कॉन्फिडेंस की और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की, इन्हीं की जरूरत होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट आपका प्री और मेंस में ऑलरेडी हो चुका है और वहां पे आपने अपने नॉलेज को प्रूव कर दिया है, तभी आप इंटरव्यू हॉल में बैठे हुए हैं। लेकिन अब इंटरव्यू हॉल में जब आप पहुंचते हैं तो वहां पे आपको अपने कॉन्फिडेंस का टेस्ट देना होता है। क्यों? क्योंकि नॉलेज तो आपके पास है, इंटरव्यू बोर्ड में है, बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि आप मेंस क्लियर करके आए हैं तो आपके पास नॉलेज है। लेकिन हर आदमी नॉलेज को प्रेजेंट करने में उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। मैंने देखा है अपने छात्र जीवन में भी और अपने टीचर के जीवन में भी कि बहुत सारे लोग जिनके पास नॉलेज अच्छा होता है, जब वो लिखते हैं तो काफी अच्छा लिखते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को अगर 5 आदमी के बीच में खड़ा कर दिया जाए, स्टेज पे बोलने को बोला जाए, तो वो नर्वस हो जाते हैं। तो ये जो है इस क्या लोगों को एक्सपर्ट नहीं मिला है होने का, फिर 5 करने का, ऐसे लोग जब मतलब इंटरकोड में जाते तो ये बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, अपनी अपना आत्मविश्वास डगा हुआ मिलता है। ये सब समस्या है। अगर आत्मविश्वास आप मिस कर रहे हैं रितेश सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। तो ताकि मैंने एक बार सुन पा रितेश सर आपकी आवाज कट कट के आ रही हेलो। है। मैं एक प्रश्न निहारिका मैम से लेता हूँ। निहारिका मैम, अगर कोई अगर कोई फ्रेशर्स है मेरे तरह, जो सिलेबस भी देख लेता है बीपीएससी का, वो तैयारी करना चाहता है, उसको समझ में नहीं आता है कहाँ से करे कैसे करे, तो वो कहाँ से शुरू करे? सबसे पहले तो आप अपना बेस क्रिएट करिए, जो आपको सब बोलेंगे कि बेस क्रिएट करिए। अगर आप बिल्कुल अनजान है क्या आने वाला नहीं आने वाला है, आप सिलेबस देखें, आपको पता चला क्या आने वाला। अब आप लोग जैसा बोला जाता है, जैसे मैंने भी किया, कि ओल्ड एनसीईआरटीज आप पढ़िए। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटीज आप जब पढ़िएगा ना तो इतने अच्छे से उसमें चीजें लिखी हुई है ना, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। चीजें खुद पे खुद आपको समझ में आने लगती हैं, और जो है ना आपका बेस जो है ना खुद वहीं से क्रिएट होने लगता है। आप बुक पढ़ो और नोट्स बनाओ, बुक पढ़ो अपना नोट्स बनाओ, ऐसे करना, बिना नोट्स के आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसे अपना पहले, एंड ऑलवेज कीप टारगेट। अगर आप टारगेट रख रहे हो कि हाँ अब आप हिस्ट्री उठाए हो, चलो एनसीईआरटी हिस्ट्री का पढ़ रही हूँ 11-12 का, तो आप हिस्ट्री का सारा कंप्लीट करोगे बाय कीपिंग अ टारगेट ऑफ वीक या 1 मंथ। आपको जो अच्छा लग रहा है, अगर आप 1 मंथ का टारगेट रख रहे हो तो आप एकदम डिसाइड करो कि हाँ 1 मंथ में मेरा हिस्ट्री जो है एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ जो है इस 1 मंथ में मैं एकदम अच्छे से कर लूंगी। ऐसे आप ये टारगेट बनाओ, क्योंकि
टारगेट बेस्ड कोई काम नहीं होने वाला है। अब आप हिस्ट्री उठाए या पॉलिटी भी उठाए हो ना, तो आप पॉलिटी की बुक लो, अब आप टारगेट सेट करो आज कौन सी डेट है और मुझे कौन सी डेट पे ये खत्म करना है। मैं हमेशा टारगेट रखती थी कि 1 वीक में मुझे ये 4 चैप्टर्स करने हैं तो करने हैं। ठीक है, आप 1-2 दिन ज्यादा ले सकते हो अपने टारगेट से, ठीक है, लेकिन आप उसको लाइटली ले, ये नहीं कि अब आप छोड़ दिए, वन वीक बढ़ा दिए, जो 1-2 दिन आप ले सकते हो, ज्यादा नहीं। ऑलवेज कीप टारगेट, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो पहले आप लोग रीड करना स्टार्ट करो अगर आपको बेस बनाना है, ओवरऑल स्टडी करो, ठीक है। और बीपीएससी के लिए क्या है ना, वो पार्ट है, वो ओवरऑल स्टडी का एक पार्ट को आएगा। बिहार का कोई ऐसे अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप जब हिस्ट्री रीड करोगे, एंशियंट हिस्ट्री, तो आप वहीं पे बिहार का हिस्ट्री आपको मिल जाएगा, तब आपको समझ में आएगा अच्छा बिहार का ये क्रोनोलॉजी है, ऐसे ये तब आप जब बिहार के बारे में थोड़ा डीपली जाओगे पढ़ने, तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी पढ़ने में, क्योंकि आप जो है ना ओवरऑल स्टडी कर लिए। लोग क्या करते हैं ना, जैसे आजकल जैसे एज अ टीचर मैं देखी हूँ डिपार्टमेंट में बच्चे को, वो लोग क्या करेंगे कि गाइड ले लेंगे, ठीक है, अब सोचेंगे सेलेक्टेड क्वेश्चन देंगे और मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन वो सेलेक्टेड क्वेश्चन से तो आपका नहीं होने वाला है। सेलेक्टेड क्वेश्चन देख लिए तो आपका तो केवल एग्जाम पास करवा देगा, बट आप जो है ओवरऑल आपका जो है नॉलेज नहीं आपको मिल रहा है। तो किसी भी चीज को क्लियर कर तो पहले ओवरऑल नॉलेज लो, किसी भी सब्जेक्ट में। हिस्ट्री है, हिस्ट्री लो, 1 मंथ का टारगेट, अगर आप 1 मंथ में कर सकते हो आप पूरा 1 मंथ में कंप्लीट करो। 20 डेज में कर सकते हो पूरा हिस्ट्री, ठीक है। उसमें भी आपको डिवाइड करना होगा कि 1 वीक मुझे चाहिए एंशिएंट के लिए, 1 वीक चाहिए मुझे मिडिएवल के लिए, 1 वीक चाहिए मुझे मॉडर्न के लिए, और 1 वीक बचा है, मैं जो बचा है वह है मैं उसे रिवाइज करूंगी। और इसके बाद हिस्ट्री मुझे याद हो जाना चाहिए, बाकी रिवीजन इज अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। फिर मैं पॉलिटी उठाऊंगी। आप पॉलिटी देखो 1 मंथ में कर सकते हो, 20 डेज में कर सकते हो, वो करो। टारगेट टेस्ट वर्क करना है, ठीक है, ये नहीं लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। और ऐसा होता है कभी कभी कि पढ़ते पढ़ते ना पूरा मन जो है आपका लगता है कि अरे मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ। तो इस टाइम आप क्या करो ना, थोड़ा सा बाहर निकल जाओ घर से, थोड़ा सा घूम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा घूम लोगे ना, थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होगा ना, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि अरे आज मेरा टाइम वेस्ट हो गया, आज तो मैंने पढ़ाई। क्या होगा कि आपको इंजॉयमेंट भी, आपका इंजॉयमेंट होगा, मन फ्रेश होगा, और आपको रियलाइज भी होगा कि मेरी स्टडी की थोड़ी सी लॉस हो गई। तो नेक्स्ट डे क्या होता है ना, वो आप डबल एफर्ट करते हो कि कल वाले चीज को भी मुझे आज कंप्लीट करना है। तो ये नहीं सोचो, और लोगों से कट ऑफ बिल्कुल मत होना। प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे अप डाउन्स आएंगे, लोगों से कट ऑफ नहीं होना, क्योंकि ये सेल्फ मतलब पढ़ाई करना ये अलग चीज है, और दुनिया से कट ऑफ मतलब कि मैं पार्टीज में नहीं जाऊंगी, मैं इधर नहीं जाऊंगी। आप जो सब चीज मेंटेन करके चलो। अब वो सब कुछ ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा, हाँ घर में भी थोड़ा टाइम दो आप, इससे क्या ना आपका मोटिवेशन बना होता है, क्योंकि ये काफी लंबा समय, जैसे अभी बताया ना कि ये 2000। जी जी ये जानना चाहेंगे जी जी इसी प्रश्न, रितेश सर बार बार उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, जी। तो आपसे ही अगला मेरा प्रश्न है। दिन में भी मुझसे ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे छात्रों ने कहा था, अभी भी मैं कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स कब से शुरू किया जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स इन 3 सालों में तो इतिहास बन जाएगा। देखिए करंट अफेयर्स का क्या है ना, प्रीलिम्स के लिए मैं बताऊंगी आपको 1 ईयर का आप करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक है। जैसे अभी 67 आने वाला है, 67 बीपीएससी का, तो आप जो है ना, अगर वो दिसंबर में एग्जाम ले रहे हैं तो आप ये पूरा जनवरी से दिसंबर आप करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक है। और आपका जो है ना, जी पीटी के लिए, और है ना, क्योंकि मेंस आपको अगर रिजल्ट आते और मेंस होते होते जो है ना आपको 6 मंथ्स लग ही जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद 2 महीने बाद, 1 महीने बाद ही रिजल्ट आती है, फिर वो 4 मंथ्स 5 मंथ्स के बाद हमारा मेंस होता है। तो अब पीटी आप फैक्ट्स बेसिस आप एकदम देखो कि किस मिनिस्ट्री ने कौन सा आपको जो आप प्रोग्राम है वो लॉन्च किया, कितने फंड उसमें डाले गए हैं, ठीक है। ये सारा फैक्ट्स बेसिस अपना तय, और कीप रिवाइजिंग, बिना रिवाइज किए तो कुछ नहीं होगा। आप 1 महीने बाद सब भूल जाओगे,
तो ये एक होता है ना, पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, फिर आप रिवीजन वाले प्रोसेस में एंटर करोगे। इस आप जितनी बार रिवाइज करोगे, आपका जो है चीज माइंड में जो है चीजें और जाती रहेंगी। मेरे साथ तो ऐसा होता है ना कि मैं जब एग्जाम देने जाती हूँ तो याद रहता है कि अच्छा ये क्वेश्चन तो पेज के इस कॉर्नर में था, मुझे चीज वहां पे ऐसे दिखने लगता है, जैसे लगता है कि पेज मेरे सामने है और मैं वो आंसर लिख रही हूँ। तो आप अगर ऐसे, मेरे साथ ऐसे बहुत बार होता है, मैं मेंस का भी देती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ये चीज तो मैंने वहां पढ़ा है, तो ऐसा लगता है कि मेरे सामने बुक ही खुला हुआ है, और मैं वो समझ के जिस तरह से मैं तैयारी करती थी या घर पे पढ़ाई करती थी, तो मैं वहां पे अपना वो लगा। तो अपना फोकस के साथ जो है करंट अफेयर्स आप देखो, ठीक है। और आजकल तो ये यूट्यूब भी आ गए हैं काफी करंट अफेयर्स के लिए। इस तरह फिर आता है आपका मेंस का टाइम। जी तो मेंस के टाइम आप ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर्ड रहते हो। अब मेंस में क्या, और फिर जो है धीरे धीरे आपको मालूम है कि आपका प्रीलिम्स हो जाने वाला है, तो आप अपनी प्रिपरेशन तो रोकते नहीं हो, कंटिन्यू ही रहता है। तो उस कंटिन्यूएशन में जो है ना, आप करंट आप डेली देखते रहो। न्यूज़पेपर इज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। वो तो 3 साल में आप पीपीएससी हो या 4 साल मतलब लगाए, न्यूज़पेपर पढ़ते ही ना आपको आप हमेशा करंट। कौन सा न्यूज पेपर रिकमेंड करेंगे? मैं जैसे मेरा तो हिंदी मीडियम था ना, तो हिंदू हिंदू था, हिंदू। मैम और आप हिंदी लास्ट मीडियम इंटरव्यू। से हिंदी मीडियम में थी है। मैम, हिंदी मीडियम कौन में हिंदी आप मीडियम? एग्जाम देते तो हिंदू पढ़ती थी, मतलब उसका क्या नहीं नहीं, मेरा ट्रांसलेशन? इंग्लिश मीडियम ही रहा है, मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है। यस मैम, शुरू से बिल्कुल। हमारा, शुरू से हमारा तो वही होता है। मैम, फिर ये आप पूछ मेंस रहा की ओर था जब कि जाते हैं। जी 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 जी। ये जो नोट मेकिंग जो स्ट्रेटजी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन के लिए। तो इसको कैसे आप नोट्स बनाती होंगी मेंस के लिए, तो चूंकि जी रिवीजन में हेल्प होता है, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है। बहुत सारे लोग पिछड़ जाते हैं इसमें, नोट्स नहीं बनाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो इसको कैसे आप देखती हैं, किस तरह से अच्छा बे- नोट्स बनाया जाता है कि एग्जाम के समय कम समय हाँ, में रिवीजन नोट्स रिवाइज किया जा नो, सके? ये मैम थोड़ा नोट्स बताइए नोट्स का। नोट्स तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। मेंस के लिए आप ऐसे चाहोगे कि मैं कहीं से भी उठा के बुक ऐसे पढ़ लूं ऐसे पढ़ लूं, नहीं हो पाएगा। वो शायद ही एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप लास्ट टाइम में कुछ आपको करंट आ गया तो वो पढ़ना, तभी आप ऐसे करते हो, वरना बिना नोट्स का आपका कोई प्रिपरेशन नहीं होगा। और ये आपका जो प्रैक्टिस है, ये प्रीलिम्स के टाइम से ही शुरू होता है। सारा प्रोसेस जो है, आपको किसी भी सर्विस कमीशन में आप जाओ, सारा प्रोसेस प्रीलिम से ही शुरू होता है, ठीक है। तो आप ये फोकस मत रहो कि अभी केवल प्रीलिम्स निकालना है। नोट्स आप, जैसे मैंने बताया कि प्रीलिम्स मेन साथ में होता है प्रिपरेशन, सिर्फ प्रीलिम्स के 2 महीने 1 महीने पहले जो है आप मेनली ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज पे फोकस करते हो। लेकिन नोट्स जो है, आप एक जैसे मेरा नोट्स बनाने का तरीका था कि मैंने कुछ पढ़ा और उसे एकदम मतलब बिल्कुल कम वर्ड में, बिल्कुल कम वर्ड में, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में वो ज्यादा कुछ देने वाले हैं नहीं, आपको ना स्पेस मिलने वाले। तो बिल्कुल कम वर्ड में जो शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन हो, पॉइंट पॉइंट वाइज वाइज आप जो है पहले जो आपका क्विक रिवीजन में काम हो। क्योंकि आपका कल मेंस का पेपर है और आज आप एक पूरा एक पोथरी नहीं बैठोगे ना अपने नोट्स का, क्योंकि ये चीज पहले कर चुके हैं आप मेंस के प्रिपरेशन टाइम, बट आपके एग्जाम सर पर है, कल है। तो आप आज वो जो शॉर्ट क्यूक आप बनाए थे पॉइंट वाइज, वो आप देखोगे, ठीक है। ब्रिटिश कब आए इस ईयर में, ठीक है, आप ऐसे देखो ये गवर्नमेंट ने कौन सा ये लॉन्च किया प्रोग्राम। आप जो है ना पॉइंट वाइज जो है आप लोग क्विक रिवीजन के लिए ये पॉइंट वाइज आपको नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसका आपका तो रिवीजन में ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप जब भी रिवीजन करने जाओगे आप एक मोटी सी बुक या मोटी सी कॉपी लेके जाओगे, तो क्योंकि रिवीजन में ये आपका हेल्पफुल नहीं होने वाला है। यस मैम। और रहा, हाँ, और रहा मैम, मेंस के राइटिंग में, जी जी। मैम ये मार्केट्स में जो नोट्स मिलता है तो रेडीमेड वो नोट्स और अपना, तो कैसे उसको नहीं इस्तेमाल नहीं, किया जाए? मैं तो बोलूंगी मार्केट वाला नोट्स मत लीजिए बिल्कुल नहीं। मैं कभी प्रिफर नहीं करती हूँ नोट्स, कभी नहीं। मैं तो प्रीफर क्या करूँ, उसे ऐसे देखती तक नहीं हूँ मार्केट में। तो ये बिल्कुल नहीं। ये इससे क्या होगा, फिर वही हो गया कि वो लोग बना के दे रहे हैं, आपका नॉलेज कहाँ गया। आप खुद पढ़ो बुक्स को, यस मैम। चीजों को इंटरनेट पे यूट्यूब पे, फिर वो अपने लैंग्वेज में डिराइव करो उसको, फिर आप लिखो। क्योंकि मेंस में आपको रटा रटा यस मैम। नहीं आ रहा है, वो आपको एनालाइज करने देंगे। और अब किसी का भी लेवल इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, इसके क्वेश्चंस भी काफी आने लग गए हैं, ठीक है।
आप जो है यस मैम, पहले रितेश अपनी सर से स्टडी, क्वेश्चन है कि ओवरऑल स्टडी। सर जी एक बार रितेश सर आवाज सुन रितेश पा रहे सर हैं? से एक क्वेश्चन है कि जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हाँ उनको टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करना चाहिए और कितना ज्वाइन करना चाहिए कि ताकि उनका मतलब एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस हो। टेस्ट सीरीज का जो रोल है, क्योंकि बहुत लोग लैग कर जाते हैं मॉक प्रैक्टिस के कारण, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आपने कौन सा ज्वाइन किया था? टेस्ट सीरीज का काफी ज्यादा रोल है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि मैंने बताया कि जो आपका राइटिंग प्रैक्टिस है ये मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मेंस में परफॉर्मेंस खराब होता है। तो आपको अगर मेंस में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, और ये आप अपने घर में बैठ के करें या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके करें, ये चीज आपको करना मस्ट है। तो आपके पास चॉइस है कि आप कहाँ कर पाते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम घर में करते हैं टेस्ट की प्रैक्टिस, तो आप सिंपली आपके पास क्वेश्चंस की कमी नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल है। आप जितने चाहे घर पे प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं और प्रैक्टिस सेट्स को घर पे बना सकते हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है घर पे होने के बाद कि घर में हमारा बिहेवियर प्रोफेशनल नहीं होता है। अगर हम सोचे कि आज हम ये टेस्ट देते हैं, तो घर में आप 3 घंटे लगातार बैठ के टेस्ट नहीं लिखते, बल्कि 1 घंटा आपने लिखा, फिर मन हुआ कि नहीं अच्छा थोड़ा छोड़ो, थोड़ा घूम लेते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर काम करेंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं लैग कर जाती है घर में, कि घर में आप थोड़े से कैजुअल होते हैं। और यही चीज जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर के टेस्ट लिखते हैं, तो वहां पे आप पे एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि 3 घंटा आपको बैठ करके इस सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आप कैजुअल नहीं हो पाते, वहां पे प्रोफेशनल बिहेवियर करते हैं आप, और इसी की जरूरत है इंस्टीट्यूट में जाके। तो ये देखने वाली बात है कि आपका व्यक्तित्व या आपका विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, कि अगर आप घर पे बैठ के ही अपना 3 घंटा समय पर डे लगा सकते हैं, या फिर पर डे आप 1 घंटा ही अपने लिए शेड्यूल रखें कि 1 घंटा मुझे क्वेश्चंस लिखने हैं, और आप इतने इच्छा शक्ति से दृढ़ है कि आप उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तो आप घर में टेस्ट दीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर आपके स्वभाव में चंचलता है और आप घर पे लगातार नहीं बैठ पाते हैं 3 घंटे, तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां पे आपको करना ही पड़े ये काम। सर अभी के समय में तो ऑनलाइन क्लासेस घर में ही बैठ करके हम लोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी के समय में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको क्वेश्चंस देते हैं, और आप उन क्वेश्चंस के आंसर लिख करके उनके फोटो क्लिक करके आप भेज सकते हैं टीचर को, और वहां से वो आपको इवेलुएट करके बता देते हैं कि आपके मार्क्स कैसे थे। तो ये चीजें आप कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी। और सबसे बड़ी चीज मैंने बताया ना कि अगर आपका इच्छा शक्ति मजबूत है, तो आपको फिर किसी शिक्षक की और इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस है और जो क्वेश्चन बैंक है वो सबसे बड़ा टीचर और गाइड है आपका। आप कभी भी कोई भी प्रिपरेशन आपकी बिना क्वेश्चन बैंक और सिलेबस के नहीं हो सकती। और अगर आपने सिलेबस और क्वेश्चन बैंक को सही से पढ़ा है, समझा है, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के गाइडेंस की। आपको कौन सी किताब पढ़नी है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आपको कैसे लिखना है, इन सारे सवालों का जवाब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस में छुपा हुआ है। तो आप हमेशा सिलेबस आपको याद होना चाहिए, सिलेबस में आपके सामने क्या क्या चीजें हैं। तो क्वेश्चंस जितना ज्यादा देखें, जितना ज्यादा सॉल्व करें, आपकी स्थिति एग्जाम्स में उतनी मजबूत होगी। सर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कितना घंटा पढ़ा जाए। हमेशा क्वेश्चन रहता है कि कुछ लोग बोलते हैं 12 घंटा पढ़ते हैं, कुछ 6 घंटा है, क्योंकि ये तो अलग अलग हो सकता है। लेकिन ऑन एवरेज सर बीपीएससी के लिए सब लोग ढूंढता रहता है कितना पढ़ाई करें कि सक्सेस हमारा श्योर हो जाए। तो सर ये बताइए, हालांकि अलग अलग पर्सन पर डिपेंड करता है, लेकिन सर आपका अनुभव थोड़ा बताएं कि इतना पढ़ने से काम हो जाएगा। देखिए ये एक ऐतिहासिक सवाल है, ठीक है, और ये सवाल आज से 20 साल 30 साल पहले भी उठता था और आज भी उठ रहा है, ठीक है। तो इस सवाल के साथ प्रॉब्लम ये है कि सर मेरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक शिक्षक है, मेरे केमिस्ट्री के एक शिक्षक है, वो बोलते हैं घंटा देख के पढ़ो, घंटा पढ़ोगे। वो कई बार ये बात को क्लास में कहते हैं। फिर भी सर कहीं ना कहीं माइंड क्लास करता रहता है जो नए एस्पिरेंट है। ये सर बताइए अपने अनुभव के आधार पर कितना से अगर टाइम बैलेंस किया जाए तो सफलता, क्योंकि जॉब वाले लोग भी होते हैं, जॉब भी करते हैं, एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, तो
अगर आप थोड़ा बताएं सकते। देखिए, ये इसका कोई एक जवाब सभी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी इंसान जो हैं अलग अलग हैं, सभी का एजुकेशनल लेवल अलग अलग है, सभी की पढ़ाई करने की क्षमता अलग अलग है, हर किसी का कंसंट्रेशन पावर अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन का जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा, लेकिन फिर भी इसको हम सिंप्लीफाइड करते हुए बताना चाहेंगे कि जो लोग बिगिनर है, जिन्होंने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनको चूंकि बेसिक चीजें जो फंडामेंटल्स है उस पर काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, तो इसीलिए उनको कम से कम दिन में जो है 8 घंटे समय देने की जरूरत होगी पढ़ाई पे। लेकिन एक बार जब आप फंडामेंटल्स पे काम कर लेते हैं, मैम ये आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो बीपीएससी के लिए बताएंगे कि कैसा है, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको देना चाहते हैं, ऑप्ट करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप ज्योग्राफी की फैकल्टी भी हैं और ज्योग्राफी का ऑप्शन भी रहा है। ज्योग्राफी जो लेना चाहते हैं, कौन सी बुक्स है जो फॉलो करना चाहिए? को भी पार कर रहे हैं। बस लास्ट करते हैं, कंक्लूड करते हैं। ओके ओके, हम लोग कंक्लूड करेंगे जल्दी ही, इसको टाइम लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो ये बता दे मैम की ज्योग्राफी के कौन कौन से। ज्योग्राफी जो लेना चाहते हैं, मैं आपको पहले तो बताऊंगी कि ज्योग्राफी काफी ही मजेदार सब्जेक्ट है। आपको मजा आएगा ये पढ़ने में, क्योंकि आप चीजों को होते हुए देखते हैं। आप अर्थक्वेक पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि अर्थक्वेक भी आ जाते हैं आजकल बिहार में भी, ठीक है। तो आप रियलाइज करोगे, साइक्लोन पढ़ते हो तो अभी कितने सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे साइक्लोन के। ये मानसून रीड करते हो तो मानसून अभी आया हुआ है, तो आप जो है चीजों को प्रैक्टिकली देखते हो, ठीक है। अगर आप क्लाउड्स पढ़ाई कर रहे हो तो आप जब बादल देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा है, ऐसे ये बादल है, ये क्लाउड्स है, तो चीज काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। साइंस में क्या होता है, जब आप लैब में जाते हो तो आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको एक्सपेरिमेंट दिखता है, तो ज्योग्राफी भी सेम वही है, ठीक है। जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको इंटरेस्ट तो आने ही लगेगा। और रहा आपको एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना, तो ये काफी अच्छी सब्जेक्ट है, और जैसा आजकल ट्रेंड चला हुआ है तो दिस इज स्कोरिंग ऑल्सो। और इसमें आपको थोड़ा सा आपको डेटा फिगर थोड़ा देना पड़ता है आपको, क्योंकि बीइंग अ जोग्राफर आप बिना मैप डाले तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। आप सारे आंसर्स में अपने मैप्स डालो, सारे आंसर्स में। जैसे कि मैंने किया था, करंट का भी क्वेश्चन आया, करंट का भी, अगर इंडिया चाइना के रिलेशन में भी क्वेश्चन आया तो मैं उसे मैप के थ्रू भी दिखाई कि हाँ ये चाइना इज देयर, इंडिया इज देयर, और उसे आप अगर फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करते हो ना तो अच्छा आपको इंप्रेशन देता है। और डेटा भी आपको देना पड़ेगा, और डेटा याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। वो उसका भी एक पैटर्न आता है। तो आप अगर इस पे ज्योग्राफी लेना चाहते हो तो आप लो, और थोड़ा सा मैप पे प्रैक्टिस करो, एंड आप डेटा पे वर्क करो, और किसी भी आंसर को जो है ना बिना मैप्स के और डेटा के कंप्लीट नहीं करना, एंड ट्राई टू राइट आंसर्स इन पॉइंट्स आल्सो। रितेश सर, ये ज्योग्राफी के फैकल्टी भी हैं और ऑप्शनल भी रहा है, तो ज्योग्राफी के लिए बहुत ही शॉर्ट में सर के सेशन को हम लोग एंड करने जा रहे हैं, कि जो लोग देख रहे हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल चुनने का सोच रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? ज्योग्राफी चुनने के लिए जो है आपके पास एक ही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपको खुद को अप्लाई करने की आदत हो, या फिर अप्लाई करने का इंटरेस्ट हो। तो ये चीज जो है आपको ज्योग्राफी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा अगर आपको ऐसी आदत है। जैसे कि देखिए, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के साथ हालांकि आप हर सब्जेक्ट को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी को अगर देखें हम ह्यूमैनिटीज के बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, तो ये उन बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा अप्लीकेबल है, और आप उसको डे टू डे लाइफ में आप रोज रिलेट करके देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है ऐसा कि आप जो पढ़ते हैं उसको देखें और महसूस करें, तो ज्योग्राफी आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट है। अगर आपको मैप में, डायग्राम में, ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप जरूर ज्योग्राफी लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी में अगर आपको मैप बनाना आता है, डायग्राम बनाना आता है, तो ज्योग्राफी आपके लिए बहुत ही आसान है। आपको
कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक कंपटीशंस में बात आती है तो कंपटीशंस में ज्योग्राफी हमेशा से हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, किसी भी टर्बुलेंस में जो है ये स्टेबल रहता है और एक अच्छा सा जो है नंबर आपको हमेशा उपलब्ध करवाता है। तो इसीलिए ज्योग्राफी आपके लिए सेफ भी है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही इसका इंटर रिलेशन बाकी सब्जेक्ट के साथ इतना ज्यादा बेहतर है कि इसकी पढ़ाई करने पे आपके जीएस का भी प्रिपरेशन काफी हद तक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि इसमें आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ते हैं और वो पॉपुलेशन जो है इकोनॉमी में काम कर जाता है, डेमोग्राफी में काम कर जाता है, इन्वायरमेंट के बारे में आप पढ़ते हैं जो कि इन्वायरमेंटल साइंस जीएस का जो पार्ट है वहां पे हेल्प कर जाता है। आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जीडीपी जीएनपी के बारे में, लेबर के बारे में, माइग्रेशन के बारे में, वो सारी चीजें जो है आपको इकोनॉमी में काम कर जाती है। आप यहाँ पे ज्योग्राफी में आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया पढ़ते हैं, जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस में काम कर जाता है। तो इस तरीके से इसका जो है खुला आपके जीएस में भी बहुत ज्यादा कर जाता है। तो इसीलिए अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं और आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि अप्लाइड लाइफ के साथ रिलेट करता हो और जिसमें निहार का मैं भी लास्ट क्वेश्चन होगा कि नए जो एस्पिरेंट है जो देख रहे हैं बीपीएससी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश होगा, उनको क्या मैसेज होगा? आप सुन पाई मेरी आवाज आई मेरी? हेलो रितेश सर, आप निहारिका मैम आपको रितेश सर सुन पा रही है? रितेश सर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। नए एस्पिरेंट को क्या संदेश देंगी मैम आप, जो बीपीएससी करना चाहते हैं, उनको आपका कोई मैसेज? तकनीकी व्यवधान है। हम लोग 5G की बात तो भले ही कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग 3G और 4G के बीच में है। तो चलते हैं अब इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। काफी ज्यादा समय हो चुका है। निहारिका मैम तकनीकी व्यवधान के कारण और कनेक्ट और उनको भी और खासकर लंबे समय दोनों ही ज्योग्राफी डिपार्टमेंट और इस पर बीपीएससी में दोनों को भविष्य की हार्दिक हमें विश्वास है प्रशासनिक सेवा पठन पाठन के लिए सेवा के लिए लगातार मार्गदर्शन मिलता रहेगा। अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक से पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप हमारा ये चैनल हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि। हेलो।